हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांक मिश्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल में पेपी टॉक्स विथ प्रियांक। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और इसी महामारी से रोकने के लिए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वैक्सीनेशन ड्राइव चला रखा है। इस वैक्सीनेशन ड्राइव में मुख्यतः 2 वैक्सीन दी जा रही है, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। अभी रिसेंटली ही स्पुतनिक 5 को भी डीजीसीआई ने मान्यता दे दी है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन तीनों वैक्सीन के बीच के अंतर को और ये कैसे काम करते हैं और इनके डोजेस क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतर समझने से पहले हम वैक्सीन क्या है और ये कैसे काम करते हैं थोड़ा समझ लेते हैं। वैक्सीन्स क्या हैं? वैक्सीन्स बेसिकली एक फॉर्मुलेशन है जो कि हमारे बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करने से मेरा मतलब एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने से है। होता यूँ है कि हमारे बॉडी में पहले से ही इम्यून सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि किसी भी बाहरी वस्तु से हमारे बॉडी की रक्षा करते हैं। अब जैसे ही कोई भी बाहरी वस्तु जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ कुछ भी हो सकता है, ये जैसे ही हमारे बॉडी में एंटर करते हैं हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट होने में इन्हें 3 से 1 हफ्ते का भी समय लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी इम्यून सिस्टम कैसी, आपका इम्यूनिटी लेवल कैसा है। ये जैसे ही एक्टिवेट होते हैं तो फाइनली एंड में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं। ये एंटीबॉडीज़ उन बाहरी वस्तुओं के स्पेसिफिक प्रोटीन से जाके बाइंड करते हैं और बाइंड करने के दौरान ये उसे किल कर देते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि इन पैथोजेंस यानी कि जो भी हमारे बॉडीज़ में डिजीज़ कॉज करते हैं यानी कि बाहरी वस्तु, तो इन पैथोजेंस, हर पैथोजेंस के एक स्पेसिफिक प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है या फिर ये पैथोजेंस कुछ पर्टिकुलर टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और हमारी एंटीबॉडीज़ उस पर्टिकुलर टॉक्सिन से ही जाकर बाइंड करती है और उन्हें किल करती है। अब आप कहेंगे कि हमारा बॉडी खुद ब खुद एंटीबॉडीज़ तो जनरेट करता है, फिर हमें वैक्सीन की क्या ज़रूरत। तो मैं एक उदाहरण देती हूँ। जैसे कि हम इसे समझते हैं हमारे देश के रिस्पेक्ट में। तो हमारा देश भारत है, तो उसके बॉर्डर पे रक्षा करने के लिए हमने सैनिकों को लगा के रखा है। सिमिलर हमारे बॉडी में भी है। किसी भी बाहरी टेररिस्ट को आने से रोकने के लिए हमारे बॉडी ने इम्यून सेल्स को लगा के रखा है जो कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो एंटीबॉडीज़ को हम सोल्जर्स भी कह सकते हैं। अब जैसे ही एंटीबॉडीज़ आएंगे यानी कि टेररिस्ट आएंगे और अगर वो बहुत नंबर्स में आ रहे हैं तो हमारे सोल्जर्स को भी प्रिपेयर होने में टाइम लगेगा। तो यही चीज़ हमारी बॉडी के साथ भी होती है, हमारे बॉडी को प्रिपेयर होने में टाइम लगता है। अब सपोज़ कीजिए कि अगर हमें पहले से इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि कुछ टेररिस्ट आ रहे हैं तो हम पहले से ही बहुत सारे सोल्जर्स को हमारे बॉर्डर पे लगा के रखेंगे जिससे कि जितने भी टेररिस्ट आएंगे वी कैन किल ऑल ऑफ देम। तो सिमिलर वैक्सीन्स यही काम करते हैं। वैक्सीन्स पहले से ही बहुत सारे सोल्जर्स को हमारे बॉडी में प्रोड्यूस कर देते हैं। ये हो गई एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन की बात। अब आते हैं मेमोरी सेल्स। इसी इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान एंटीबॉडीज़ के साथ साथ कुछ मेमोरी सेल्स भी प्रोड्यूस होते हैं। ये मेमोरी सेल्स क्या हैं? ये मेमोरी सेल्स बेसिकली एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो कि नेक्स्ट टाइम जब भी वायरस आएंगे वो उसे हमारे बॉडी को सिग्नल देते हैं कि दिस वायरस पहले भी आ चुका है और हमें जो हमने पहले वाले सोल्जर्स को भेजा था उन्हें ही भेजना है। जैसे कि किसी भी लड़ाई से पहले हमें कुछ खुफिया एजेंसी आकर न्यूज़ देते हैं कि ये टेररिस्ट आने वाले हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक तरह के मेमोरी सेल्स हैं जो याद रखते हैं कि ये टेररिस्ट पहले भी आ चुके हैं और इनकी कमजोरी क्या है। तो सिमिलरली मेमोरी सेल्स और एंटीबॉडीज दोनों मिलकर उन टेररिस्ट को भगाने में काम करते हैं। ये हो गई वैक्सीन के काम करने के तरीके की बात। अब आते हैं कोवैक्सीन और कोविशील्ड पे। अब वैक्सीन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो एंटीबॉडीज़ हैं वो स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर प्रोटीन से ही बाइंड करते हैं।
तो अब सोचिए कि अगर हम उन प्रोटीन्स को किसी तरह अपने बॉडी में डाल लें तो क्या होगा, हमारा बॉडी उन प्रोटीन को डिटेक्ट करेगा और पहले से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं वैक्सीन्स। वैक्सीन्स बेसिकली इसी प्रोटीन को बॉडी के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं। अब इस प्रोटीन को अंदर पहुंचाने के लिए हम अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो हम क्या करेंगे कि हम कुछ पुराने वायरस जो कि इनएक्टिवेटेड हैं, मरे हुए हैं, तो उन वायरस के ऊपर हम जानते हैं, जैसे कोरोना वायरस की एग्जांपल लेते हैं, तो कोरोना वायरस में जेनेटिक मटेरियल भी है और स्पाइक प्रोटीन भी है। तो हमारा बॉडी उस स्पाइक प्रोटीन को डिटेक्ट करता है और जेनेटिक मटेरियल कोरोना वायरस को रिप्रोड्यूस यानी कि इन्फेक्शन फैलाने में मदद करते हैं। अगर हम कोरोना वायरस से जेनेटिक मटेरियल को निकाल दें और प्रोटीन रहने दें तो कोरोना वायरस तो काम नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो वो अलग अलग सेल में नहीं जा पाएगा, यानी इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा। ऐसे ही कोरोना वायरस को हम इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस कह सकते हैं। तो जो हमारी पहली वैक्सीन है वो इसी आइडिया को फॉलो कर सकती है, जैसे यानी कि कोवैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन है जो कि इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस को हमारे बॉडी के अंदर डालती है। अब आप सोचेंगे कि अगर हम वायरस लेंगे तो हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं, पर जैसा मैंने पहले भी बताया कि क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन के लिए वायरस का रिप्रोड्यूस करना ज़रूरी है, पर हम इस वैक्सीन में जो वायरस ले रहे हैं उसकी जेनेटिक मटेरियल को हमने वीक कर दिया है, जिससे कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। अगर कोरोना वायरस रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो वो इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा हमें, और साथ में हमें प्रोटीन मिल जाएगा जिसे हमारा बॉडी ज़रूर डिटेक्ट करेगा और एंटीबॉडीज़ पहले से जनरेट करेगा। क्योंकि ये कोरोना वायरस इनएक्टिवेटेड है तो ये मेमोरी सेल्स और एंटीबॉडीज़ दोनों को काफ़ी अमाउंट में जनरेट करता है और इसकी वजह से इसकी एफिकेसी 80% तक देखी गई है। अब आते हैं कोविशील्ड में। कोविशील्ड एक अलग तरीके को फॉलो करता है। स्ट्रैटेजी वही है कि हमें प्रोटीन को अंदर पहुंचाना है, पर इस प्रोटीन को अंदर पहुंचाने के लिए कोविशील्ड ने क्या किया, इसे किसी दूसरे वायरस के ऊपर लगा दिया। इसे समझते हैं हम एग्जाम्पल से। हम बचपन में फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जाते थे, तो अगर हमें शेर बनना हो तो हम शेर के कपड़े पहनकर जाते थे, तो छोटे बच्चे को लगता था कि हम शेर हैं। सेम यही केस हम कोविशील्ड वैक्सीन में करते हैं। हम इसमें कोई सिंपल वायरस लेते हैं जो कि ज़्यादा इन्फेक्टिव नहीं होता, जैसे कि अडीनो वायरस, यानी कि जो कॉमन कोल्ड कॉज करते हैं, सर्दी खांसी वाले वायरस। इसके ऊपर हमने उनको कोरोना वायरस की प्रोटीन पहना दी। सिर्फ कोरोना वायरस की अगर प्रोटीन होगी तो कभी भी कोरोना वायरस इन्फेक्टिव नहीं होगा। कोरोना वायरस को इन्फेक्शन फैलाने के लिए जेनेटिक मटेरियल होना ज़रूरी है। अगर जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा कोरोना वायरस कुछ नहीं कर सकता। तो हमने क्या किया, हमने एक कॉमन कोल्ड के वायरस को लिया, उसके ऊपर हमने कोरोना वायरस के प्रोटीन को इंसर्ट किया। अब वो वायरस जैसे ही हमारे बॉडी में जाएगा रिप्रोड्यूस करेगा। रिप्रोड्यूस करने के साथ साथ रिप्रोड्यूस करने के बाद वो कॉमन कोल्ड का वायरस होगा, लेकिन प्रोटीन क्योंकि कोरोना वायरस का है तो प्रोटीन कोरोना वायरस का रिप्रोड्यूस होगा। तो इस वजह से हमारे शरीर को बहुत सारे कोरोना वायरस प्रोटीन के साइन मिलेंगे और उसी अमाउंट में हमारा बॉडी जनरेट करेगा एंटीबॉडीज़। तो दोनों केसेस में, कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन, दोनों केसेस में हमने देखा कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगे, साथ में मेमोरी सेल्स भी जनरेट होंगे। पर क्योंकि कोविशील्ड में क्या है, हमने ओरिजिनल वायरस नहीं लिया है, सिर्फ प्रोटीन लिया है हमने वायरस का, तो इसमें इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। इस वजह से इनमें मेमोरी सेल्स की नंबर भी काफ़ी कम होती है और इसी वजह से इसकी एफिशिएंसी थोड़ी घट जाती है और जो 70 to 78% के अराउंड है। पर एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन और मेमोरी सेल्स प्रोडक्शन दोनों ही करते हैं। ओनली देयर इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंस इन द
अमाउंट ऑफ द मेमोरी सेल्स जनरेटेड इन बोथ द केसेस। क्योंकि हमने कोवैक्सीन में ओरिजिनल वायरस लिया है, इसलिए उसमें मेमोरी सेल्स थोड़े ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं एज़ कम्पेयर टू कोविशील्ड। तो ये हो गई काम करने की तरीके की बात। अब आते हैं डोजेस पे। क्योंकि हमने दोनों ही वैक्सीन में वायरस को लिया है, एक में हमने कोवैक्सीन में हमने इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस लिया है और कोविशील्ड में हमने कॉमन कोल्ड का वायरस लिया है। तो दोनों में चूंकि हमने वायरस ही लिया है, इसीलिए हम इसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक बार ही बॉडी में नहीं डाल सकते। इसीलिए हमने दोनों वैक्सीन के 2 डोजेस का रूल रखा है। अब क्योंकि ये थोड़ा लेट रिस्पॉन्स करता है कोविशील्ड, क्योंकि उसमें सिर्फ प्रोटीन स्ट्रक्चर है, इसीलिए कोविशील्ड के जो सेकेंड डोज के बीच का ड्यूरेशन है वो हमने 3 महीने से 9 महीने कर दिया है, क्योंकि एक्टिवेट होने में भी 2 हफ्ते लग जाते हैं। इनके सेंस में क्योंकि हमने लाइव कोरोना वायरस लिया है तो ये काफ़ी एक्टिव है और इस वजह से इनके डोजेज 28 दिन के अंदर भी दिए जा रहे हैं। पर दोनों ही वायरस है, इसलिए हमने इसके लिए 2 डोजेस का प्रावधान रखा है। इसके अलावा जो स्पुतनिक 5 है वो भी इसी तरीके से काम करता है। वो हो गई तीनों वैक्सीन्स के एफिशिएंसी की बात, एफिशिएंसी और डोजेस की बात। आई होप आपको ये दोनों ही ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही कुछ और वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे पेपी टॉक्स विद प्रियांका के साथ। थैंक यू, बाय बाय।